नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 3 दिनों में गिरावट आ रही है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला अभी भी थमता दिखाई नहीं दे रहा है। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3,10,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 4,75,000 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 34,848 नए मरीज मिले, जबकि 59,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। 960 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केस मिले और 337 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 66,000 से अधिक एक्टिव केस है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन 24 मई तक रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 17 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को एक हफ्ते बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली सीएम ने बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। 26 अप्रैल के बाद से नए मामलों में धीरे धीरे कमी भी आने लगी है। केजरीवाल ने कहा कि बढ़ते दिल्ली ने बनाई हम नहीं चाहते कि इसलिए एक हफ्ते लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का निधन हो गया। राजीव पिछले कई दिनों से कोरोना से जूझ रहे थे और उनकी उम्र 46 वर्ष थी। 22 अप्रैल को राजीव सातव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजीव सातव के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने दोस्त राजीव सातव को खोने का दुख है। वो विशाल क्षमता वाले नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस के आदर्शों को मूर्ति के रूप में दिया। हिसार में 500 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल का नाम पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के नाम पर रखा गया। अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति जिंदल स्टील इंडस्ट्रीज के ऑक्सीजन प्लांट से होगी। हर रोज 8 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था रहेगी। अस्पताल में 5 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमती दिख रही है। अब एक्टिव मामलों का आंकड़ा 1 लाख के नीचे पहुंच गया है। अब एक्टिव केस करीब 96,000 हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 144 कोरोना मरीजों की जान चली गई। रात की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या नए केस से अधिक रही। 12,000 से अधिक मरीज रिकवर हुए। सबसे अधिक केस एक बार फिर गुरुग्राम में मिले हैं। जिले में 1,691 से अधिक बीमारों की पुष्टि हुई है। 18 लोगों ने दम तोड़ा है। मौत के मामले में दूसरे नंबर पर हिसार रहा, जहां पर 773 नए मामले सामने आए और 16 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हिसार में अब तक 8,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद हैं। भिवानी में कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर नोडल अधिकारी ने कहा कि टोल पर बैठे किसानों की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। नोडल अधिकारी ने कहा कि जिले में वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही विकल्प है। नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले में अभी तक 2.25 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। 50,000 को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। जिले में कुल 25 वैक्सीनेशन केंद्र हैं। वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को दूर किया जा रहा है। सोनीपत में कोरोना काल में कालाबाजारी करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। निजी अस्पताल में काम करने वाले शख्स को CIA और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए मौके से पकड़ा। आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन 28,000 रुपए में बेच रहा था। आरोपी से 2 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं और आरोपी के सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि इंजेक्शन की कीमत 4,000 रुपए है, जिसे आरोपी महंगे दाम पर लोगों को बेच रहा था। आरोपी को पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है। पूछताछ जारी है। सोनीपत में कॉल सेंटर के जरिए प्रशासन लोगों की समस्या दूर करने में जुटा हुआ है। कोरोना को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर लोग हेल्पलाइन सेंटर की मदद ले रहे हैं।
सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में 150 बेड ऑक्सीजन के हैं और 50 बेड और बढ़ाने की तैयारी में है प्रशासन। आपको बता दें कि आपातकालीन कक्षा में भी 30 बेड ऑक्सीजन के लगाए गए हैं। सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में 200 बेड की व्यवस्था की गई है, जहां पर सिविल हॉस्पिटल में 150 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कराई गई है और 50 बेड नॉन कोविड मरीजों के लिए भी रखे गए हैं। हॉस्पिटल में एडमिट हर पेशेंट के लिए खाने की मुफ्त में व्यवस्था है। हॉस्पिटल में तीनों वक्त का खाना और फल गोविंद रसोई मुहैया करवाई जा रही है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे मरीजों की सेवा के लिए नियुक्त है। सोनीपत में सांसद रमेश कौशिक की मौजूदगी में सिविल अस्पताल में समाजसेवी वीरेंद्र बंसल ने 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 4 फॉगिंग मशीन और 100 लीटर से ज्यादा सैनिटाइजर प्रशासन को सौंपे। सांसद रमेश कौशिक ने समाजसेवी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के कारण ही हम कोरोना की इस लड़ाई को आसानी से जीत पाएंगे। पूरा समाज अपना योगदान दे। जिला उपायुक्त ने लोगों से सहयोग की अपील की है। कहा है कि कोरोना की इस लड़ाई को तभी जीता जा सकता है जब जिले का हर नागरिक प्रशासन का साथ दे। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ सिरसा में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगी है। बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए अब एनआरआई लोग भी आगे आने लगे हैं। एनआरआई की कंपनी ने सिरसा में 500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन पैदा करने वाला प्लांट लगाने का फैसला किया है। प्लांट वातावरण की हवा को प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन में बदलेगा। इसी को लेकर एनआरआई की कंपनी ने 2 सदस्यों ने सिरसा के नागरिक अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त प्रदीप कुमार और सिविल सर्जन मुनीश बंसल भी मौजूद रहे। कंपनी सदस्यों ने नागरिक अस्पताल में जगह का चयन किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने फायर सर्टिफिकेट और सेंट्रलाइज पाइपलाइन इंस्टॉल करवाने की जरूरत बताई, जिसे डीसी ने पूरा करवाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि सिरसा, डबवाली और एलनाबाद के लिए कई जगह दिखाई गई हैं। कंपनी अधिकारियों ने नागरिक अस्पताल में जगह का चयन कर लिया है। अगले 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। वातावरण से प्लांट में ऑक्सीजन तैयार होने और सेंट्रल पाइप से मरीजों तक पहुंचेगा ऑक्सीजन। प्लांट लगने से 70 से 80 मरीजों की ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। संबंधित विभागों को औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। झज्जर की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मंडी में सैकड़ों लोग हर रोज आ रहे हैं और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। सब्जी मंडी में भीड़ में नियंत्रण करने के लिए ना तो कोई इंतजाम है और ना ही कोई रोक टोक, जबकि जिला उपायुक्त का कहना है कि सब्जी मंडी में बगैर चेकिंग के किसी की भी एंट्री नहीं है। जिला उपायुक्त ने कहा कि पिछले 10 दिनों में 183 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और यहां तक कि 100 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। प्रशासन सब्जी मंडी के आढ़तियों और विक्रेताओं को पास जारी किए जाने के बारे में सोच रहा है। कैथल अनाज मंडी में गेहूं की खरीद की गई। आपको बता दें कि जिले की 3 मंडियों में गेहूं की खरीदारी जारी है। मंडी सेक्रेटरी ने कहा कि एक एक दाना खरीदा जाएगा। शाहबाद के विधायक रामकरण काला के घेराव के मामले में एक किसान की गिरफ्तारी ने तूल पकड़ ली है। शाहबाद पुलिस थाने के बाहर किसानों का धरना लगातार जारी है। किसानों का कहना है जब तक गिरफ्तार किसान को रिहा नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। किसानों ने थाने के गेट पर तंबू गाड़ दिए हैं। एसडीएम शाहबाद ने कहा कि किसानों से बातचीत जारी है। गांव में जिस फैक्ट्री को लेकर विवाद था वह फैक्ट्री बंद करवा दी गई है, तो दौर की बात हो चुकी है। किसानों से बातचीत लगातार कर रही है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज का प्रकाश उत्सव प्रेरणा एवं सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। गीता ज्ञान स्थानम की ओर से एक एम्बुलेंस और कोविड के इलाज के संबंधित अन्य सामग्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपी गई। अमेरिका के ज्ञानंद महाराज ने अनुयायियों ने भेजे 25 कंसंट्रेटर। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, योग गुरु स्वामी रामदेव, महामंडलेश्वर अवधेशानंद भी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।
इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश भर में संकट है और पूरा देश संकट से जूझ रहा है। ऐसे में तमाम सामाजिक संस्थाएं आगे आकर मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी से गीता ज्ञान संस्थान ने भी एम्बुलेंस और मास्क और सैनिटाइजर और पीपीई किट और तमाम तरह की सुविधाएं मदद के तौर पर उपलब्ध कराई हैं। स्वामी ज्ञानंद ने बताया कि गीता ज्ञान संस्थानम में एम्बुलेंस और कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाला सामान सरकार को दिया जाएगा। रानिया रोड स्थित सब्जी मंडी को डबवाली रोड स्थित कपासी मंडी में शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर आढ़तियों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। खरीदारी करने आने वाले रेहड़ी और दुकान संचालकों के पास जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मंडी बंद रही और सोमवार से कपास मंडी में सब्जी और फलों की खरीद सुचारू रूप से होगी। जिन खरीदारों को पास जारी किए गए हैं उनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की बात कही गई है। मंडी में फल और सब्जी खरीदने के लिए प्रति घंटे के हिसाब से पास जारी किए गए हैं। 1 घंटे में मंडी के भीतर केवल 80 लोगों को खरीद के लिए प्रवेश दिया जाएगा। लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने के लिए डीएसपी आर्यन चौधरी खुद फील्ड में उतरे और शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। शहर के परशुराम चौक पर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया गया। बेवजह घूम रहे लोगों को लताड़ा गया और उनके चालान किए गए। इस दौरान पुलिस ने वाहनों को रोककर उनसे बाहर निकलने की वजह पूछी। शहर के विभिन्न इलाकों और पार्कों का निरीक्षण किया गया। कानूनों को लेकर किसान दोबारा से बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। किसान खाली हाथ नहीं बल्कि अपने साथ गेहूं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बॉर्डर पर जा रहे हैं। गोहाना में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने साथ गेहूं और अन्य सामग्री लेकर दिल्ली धरने के लिए रवाना हुए। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों से कानून रद्द नहीं करती उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि बेशक राज्य सरकार कितनी भी केस दर्ज किसानों पर कर ले, लेकिन वो घबराने वाले नहीं हैं और ना ही वो पीछे हटेंगे। कोरोना ने करनाल जेल को जकड़ लिया है। शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक जेल में 73 मामले सामने आए। जेल में कुल 232 हवालाती और कैदी कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमितों को अलग बैरक में रखा गया है, जिनकी देखभाल स्वास्थ्य के लिए मेडिकल स्टाफ की टीम तैनात की गई है। कैदियों के संपर्क में आने वाले स्टाफ की सैंपलिंग करवाई जा रही है। करनाल के कस्बा निगड़ू में 16 वर्षीय नाबालिग ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग मानसिक तौर पर परेशान थी। जांच अधिकारियों ने बताया कि मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर परेशान करने का आरोप लगा है। 10 मई को उनको जेल भेजा गया था। कैथल के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का 10 मई को अपहरण हो गया था और फिर मंदिर के पास फेंककर चले गए। परिजनों ने गुमशुदगी की पुलिस को शिकायत दी थी। पीड़ित ने आरोपियों के नाम पुलिस को बताए। पीड़िता का कहना है कि बेहोशी होने के चलते उससे ज्यादा कुछ याद नहीं है। शिकायत पर 8 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रेवाड़ी के गांव बंगरवा में पंचायती रास्ते को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके चलते गांव के कुछ दबंगों ने गांव के रहने वाले पिता पुत्र को लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीटा। पीट कर लहूलुहान कर दिया और फरार हो गए। कोरोना महामारी के चलते सोनीपत में रोडवेज विभाग लगातार घाटे में चल रहा है। रोजाना एवरेज से भी कम इनकम हो रही है। सिर्फ कुछ रूट पर ही बसें चलाई जा रही हैं। रोडवेज जीएस ने बताया कि पहले सोनीपत डिपो में 14 से 15 लाख रुपए रोजाना के हिसाब से कैश पहुंचता था, लेकिन कोविड के चलते कैश के इस आंकड़े में काफी अंतर आया है। सोनीपत रोडवेज घाटे में लगातार चल रहा है। फतेहाबाद के ग्रामीण इलाकों में लगातार फैल रहे कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों ने गांव में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। फतेहाबाद डीसी और एसपी ने दर्जन भर गांवों का दौरा किया और आइसोलेशन वार्ड में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के लगातार आ रहे मामलों के चलते हर गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले लोगों की यही आइसोलेट किया जाएगा। डीसी ने कहा कि जिन इलाकों में
कमियां पाई जा रही हैं, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। गांव में अलग अलग टीमें बना दी गई हैं जो ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी। रोहतक के फतेहपुर कॉलोनी में 3 बदमाशों ने 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही युवकों पर फायरिंग भी कर दी। आपको बता दें कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हमला करने वाले बदमाशों में 2 बदमाश बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता हैं और लॉकडाउन के चलते फिलहाल पैरोल पर बाहर आए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में फरार चल रहे ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। सुशील कुमार पर उन्हीं के खाड़े छत्रसाल में 24 साल के युवा रेसलर सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। सुशील ने पहले सफाई देते हुए कहा था कि सागर को पीटने वाले रेसलर बाहर के हैं और स्टेडियम का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब से वारदात की वीडियो सामने आई है, सुशील और उनके 2 चेले फरार हैं। इससे पहले सुशील और उनके चेलों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। सागर ग्रीको रोशन रेसलर थे जो 8 साल से छत्रसाल ट्रेनिंग कर रहे थे। उनके पिता अशोक कुमार दिल्ली पुलिस में हवलदार हैं। सुशील कुमार की तलाश में पुलिस ने पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। लॉकडाउन से झज्जर जिले में भी कोरोना संक्रमण दर 35% से घटकर 20% पर हो गई है। आने वाले दिनों में इसके और भी घटने की उम्मीदें हैं। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दहिया की माने तो जिले में रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ है। हरियाणा के अंबाला में वैक्सीन कोटा हो गया है। आपको बता दें कि अंबाला में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने पहुंचे लगभग सभी लोगों को मायूस होना पड़ा। लोगों का कहना है कि कई दिन चक्कर काटने के बावजूद भी उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। सरकार वैक्सीन की संख्या बढ़ाए। वहीं वैक्सीन केंद्र पर डॉक्टरों ने भी माना है कि शनिवार को उन्हें सिर्फ 150 डोज ही मिली थी। जल्द वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने 26 मई को दिल्ली के बॉर्डर पर काला दिवस मनाने की तैयारी की है। इसी दिन किसान आंदोलन के 6 माह भी पूरे हो जाएंगे। किसानों ने काला दिवस मनाए जाने के साथ साथ सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए जाने की बात भी कही। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवाती तौकते का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान गुजरात तट और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तट की ओर बढ़ रहा है। इस वजह से मुंबई सहित उत्तरी कोंकण में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। मुंबई आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवात तूफान गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। राज्य में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। 24 टीमें जल्द अपनी जगह ले लेंगे, जिनमें 13 टीमें बाहर से मंगाई गई हैं। चक्रवात तौकते के मद्देनजर राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ ने अपनी टीमों की संख्या 53 से बढ़ाकर 100 कर दी है। हर टीम में कुल 47 कर्मी हैं और इस तरह 100 टीमों के 4700 बचाव कर्मी शामिल हैं। एनडीआरएफ की इन टीमों को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तैनाती के लिए तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ चक्रवात तौकते से निपटने के लिए तैयार है। वायुसेना ने प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में 16 परिवहन विमानों और 18 हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशन के लिए तैयार रखा है। बीएमसी ने मुंबई से तौकते चक्रवाती तूफान गुजरने की आईएमडी की चेतावनी के मद्देनजर 580 मरीजों को कोविड देखभाल केंद्रों से दूसरी जगह पर भेज दिया है। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि चक्रवात तौकते के कारण पिछले 24 घंटों में 6 जिलों में 3 तटीय जिलों और 3 मलनाड जिलों में बारिश होने से 4 लोगों की मौत हो गई।
देश में एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखा गया। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर 24 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो डीजल पर 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 92 रुपये 58 पैसे और डीजल की 83 रुपये 22 पैसे पहुंच गई है। कई महीनों में ये 9वीं बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं।